अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस फील्ड डिटेक्टर है। हम लोगों ने एमईपी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 20 है, गैस फील्ड डिटेक्टर, या इसको हम न्यूक्लियर डिटेक्टर का भी नाम देते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसमें गैस फील्ड डिटेक्टर है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। मिसाल के तौर पर अनरेजिस्टेंट चैम्बर इसकी एक टाइप है, प्रोपोर्शनल काउंटर इसकी टाइप है, या फिर जो GMTO जिसको हम गीगर मुलर कहते हैं वो भी इसकी टाइप है। तो ये अब इसका जो बेसिक जो पर्पज़ है वो हम क्या करते हैं कि हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल्स को गैस के ऊपर फायर करवाते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को गैस के ऊपर फायर करवाते हैं और वो गैस आयोनाइज होती है, जिस और एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, हमें उस चार पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन, उस चार पार्टिकल्स को की प्रॉपर्टीज़ हमें पता चलती है क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अब हम इसकी जो एक डायग्राम है छोटी सी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये सही बन में। अब ये देखें, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक चैम्बर है। ओके, इस चैम्बर को हमने किसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, और ये हमारे पास बैटरी है, हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है इसको। ओके, और यह हम कहते हैं यह हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर है। और हम ये कहते हैं ये भी एनोड है। क्या है ये, एनोड है। और एनोड हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये भी हमारे पास एनोड होता है ये। ओके, तो अब ये हमारे पास इसको इसके साथ अटैच किया हुआ है, और इधर हम कहते हैं हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास एनोड है, ये भी हमारे पास एनोड है। हम जानते हैं एनोड पर जो पोटेंशियल होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। और जो कैथोड होता है उस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि हमने इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो देखें ना, ये वाली ये जो वाल्स हैं ये हमारे पास एज अ बिहेव कर रही हैं कैथोड के तौर पर। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड है, और इसको हमने देखें अटैच किया हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। लिहाजा जो वाल्स होंगी ये किस तरह बिहेव करेंगी, एज अ कैथोड, और जो ये एनोड है वो एज अ पॉजिटिव चार्जिंग बैटरी के तौर पर ये बिहेव करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके अंदर हम गैस जो होते हैं ना, गैसेस, उनको हम इसके अंदर रखते हैं, जिस गैसेस पर हमने चार्ज पार्टिकल्स को फाक करवाना होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि कोई जो इनर्ट गैस होती है ना वो इधर हम रखते हैं। अब इनर्ट गैस जो कौन सी होती है, जो 8 ग्रुप में होती है ना, हमारे पास गैस पार्टिकल्स होते हैं। सॉरी, जो हमारे पास ग्रुप 8A, या फिर हम कह देते हैं जो ग्रुप 8 इसके जो प्रोडक्ट में गैसेज आती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये तमाम क्या है, इनर्ट गैसेज होती हैं। तो ये इनर्ट गैसेज हम इधर रखते हैं। अब हम ऊपर से इसके ऊपर 4 पार्टिकल्स फॉल करवाते हैं, यानी कि ये देखिए इसके ऊपर हमने ये 4 पार्टिकल्स को फॉल करवा दिया हुआ है। अब ये तमाम बातें हमने पिछले सेमेस्टर में की हुई हैं कि जब हम 4 पार्टिकल फॉल करवाते हैं क्या होता है, बिलफर्जी हमारे पास 4 पार्टिकल एक है, और सॉरी ये गैस पार्टिकल एक है, ये गैस पार्टिकल 2 है, ये 3 है। तो जब 4 पार्टिकल इसके आकर टकराएगा, बिलफर्जी इसका टकरा गया, तो अब इसको हम इधर करते हैं। तो अब इसके जो आउट वैलेंस शेल होता है, हम सपोज करते हैं इसके वैलेंस शेल में 2 मुकम्मल है, क्योंकि हम इनर्ट गैस ले रहे हैं, तो हम जानते हैं इनर्ट गैस के जो वैलेंस शेल होता है वो मुकम्मल फील्ड होता है। तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में वो 1 या 2 या जितने भी निकल जाएंगे, तो जो बाकी गैस पार्टिकल रहेगा वो पॉजिटिव बिहेव करने लग जाएगा, और ये नेगेटिव होगा। तो जब हमने ये 4 पार्टिकल्स इसके ऊपर फायर करवाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब जो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी एनोड की तरफ। तो जितने भी एनोड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से निकलेंगे वो किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एनोड की तरफ। तो अब क्या होगा कि यहाँ हम जानते हैं ना, जो करंट होता है वो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इनकी स्पेसिफिक क्लासेस हो चुकी हैं, पॉजिटिव अलग हो चुके हैं, नेगेटिव अलग हो चुके हैं, तो करंट प्रोड्यूस होगा इधर हमारे पास। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर, ये मेरे पास रजिस्टर जिसके थ्रू हम फील करेंगे वाकई इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो चुका है। ये तो सिंपल सा जो हमारे पास मेथड है वो हमने इधर बताया है। अब इधर मैं एक बात भूल गया कि यहाँ भी होती है, देखें ये वाली एक ये वायर भी है, ये भी वायर एज अ बिहेव कर रही होती है एनोड, क्योंकि भी इधर भी एनोड, तो दोनों एनोड का जो वायर है वो हमारे पास एज अ बिहेव कर रही है, किसके तौर पर, एनोड के तौर पर। ओके हो गया। तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ऊपर की तरफ बिहेव करेंगे या फिर नीचे की, क्योंकि ये क्या है, कैथोड है, ये भी कैथोड है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पर नेगेटिव चार्जेस होगा, जो वैलेंस शेल से बाहर निकले होंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो एज अ रिजल्टेंट हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो फिर हम क्या, रजिस्टर के थ्रू हम जो होगा करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम जानते हैं जो ओहम लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अब इधर क्या होगा कि इस ये कैपेसिटर कैपेसिटर आके यहाँ हमने एम्पलीफायर लगाया होता है।
तो इस एम्पली यहाँ तो हमें जो आउटपुट मिलती है वो हमें इस फॉर्म में मिलती है, पल्सेस की फॉर्म में मिलती है। तो हम इस पल्सेस को इस एम्पलीफायर के थ्रू जांचते हैं, तो हम कहते हैं जो हमने 4 पार्टिकल ऊपर फाग करवाए हैं इस गैस के ऊपर, वो कौन से है, अल्फा है या बीटा है या गैमा है, ये कौन से 4 पार्टिकल्स हैं, उनकी आयोनाइजेशन क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है। तो यही हम जानना चाहते हैं ना। डिटेक्टर का मतलब क्या है कि हम जांचना चाह रहे हैं, दिखना चाह रहे हैं कि जो 4 पार्टिकल्स हैं वो अल्फा के हैं या बीटा है या गैमा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ें बात स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वो हम इस यहाँ जो एम्पलीफायर होता है, इस यहाँ जो ये पल्सेस आती है आउटपुट में, इस आउटपुट पल्सेस को हम स्टडी करने के बाद कहते हैं कि जो 4 पार्टिकल्स के ऊपर हमने फायरिंग करवाई है वो अल्फा की है या बीटा की है, गैमा की है या किसी और चीज़ की है। तो अब इस तमाम बातों को, अब बल्कि एक ही बात हुई है, इस एक बात को, इसके बाद जो बातें हो रही हैं उसको हम ग्राफ की मदद से शो करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है वोल्टेज, ओके, ये वाला वोल्टेज लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर हमने पल्सेस ली हुई हैं, पल्सेस हाइट, यानी कि जो पल्सेस हमें आउटपुट में मिल रही हैं वो कितनी मिल रही है। तो इधर सबसे पहले जो रीजन बनेगा वो ये रीजन बनेगा, इस रीजन को हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन। हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन। अब ये रिकॉम्बिनेशन रीजन हमें क्या कहता है कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हमने 4 पार्टिकल्स को ऊपर फायर करवाते हैं गैसेस के ऊपर, ओके, तो यहाँ जो मेरे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो लो होती है। तो जब इसकी वैल्यू लो होती है तो जो ऊपर 4 पार्टिकल टकराएँगे तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर निकल जाएँगे। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, चूँकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो एज़ अ रिजल्टेंट क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा अगेन वापस अपने वैलेंस शेल में जाने की कोशिश करेगा, रिकम्बाइन करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो एक तो ये रीजन होगा, स्टार्टिंग वाला रीजन कि रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे ही हम इसकी जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ करते हैं, कि जैसे ही हम इसकी जो स्ट्रेंथ है वी की वो इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें एक सेकंड रीजन मिलता है। उस सेकंड रीजन, ये वहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है। उस सेकंड रीजन को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर बन चुका है। आयोनाइजेशन चैम्बर, या इसको हम क्या दे देते हैं कि सैचुरेशन रीजन है हमारे पास, सैचुरेशन रीजन है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे, कि जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था ये बाहर ही रहेगा, ओके। तो हमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि इस एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। तो जो आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ, ऊपर की तरफ, ये कैथोड की तरफ, ओके। वो किस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा। अच्छा, एक बात रह गई, वो ग्राफ, ये देखिए हमारे पास ग्राफ है ये वाला, ओके, इस तरह का हमारे पास ग्राफ है ये, ओके। ये हम सपोज करते हैं, हमारे पास हम बीटा के लिए बना रहे हैं, किसके लिए, कि हमने जो ऊपर ये 4 गैस पार्टिकल्स फायर करवाए हैं, हमारे पास बीटा पार्टिकल्स की हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड रीजन हो गया। अब हमारे पास थर्ड रीजन होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और तो थर्ड रीजन हम कहते हैं, हमारे पास को क्या, वो कौन सा है, प्रोपोर्शनलिटी रीजन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अब इस थर्ड रीजन में अगर इसकी जब वैल्यू मजीद इंक्रीज करेंगे, इन्हांस करेंगे, तो रिजल्ट एज अ रिजल्टेंट क्या होगा कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, ये वाले, ओके, जो फिर वैलेंस शेल से निकले होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अब वर्क करेंगे 4 पार्टिकल जैसा। कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 4 जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे उनके साथ मिसाल के तौर पर ये, तो इससे एक बाहर इलेक्ट्रॉन निकला वैलेंस शेल से, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा या फिर इससे गैस पार्टिकल से टकराएगा। तो अब यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे गैस पार्टिकल के साथ टकराएँगे, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल से उनको बाहर निकालेगा। तो एज़ अ रिजल्टेंट जो इधर आयोनाइज़ेशन होगी वो बहुत इन्हांस कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। तो हम कहते इधर कहते थे कुछ जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बाहर निकलेंगे, ओके। यानी कि जब हमने 4 पार्टिकल को फायर करवाया, मिसाल कोई गैस पार्टिकल है तो इससे बाहर एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन किसी से दूसरे गैस पार्टिकल से टकराएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब चूँकि प्रोसेस हाई हो चुका है, तो इधर जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ओके, और इसकी जो डेप्थ है वो इसलिए वजह से ज़्यादा है। तो लिहाजा इधर जो ग्राफ होगा वो भी हाई होगा, ऐसे इंक्रीज़ करेगा ग्राफ, ओके। क्यों? क्योंकि इधर जो करंट होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इधर, और जो पल्सेस हमें मिल रहे होंगे वो ज़्यादा होंगे, ओके। तो अब इसके बाद ये जो फोर्थ रीजन आता है वो हमारा जाता है लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है हमारे पास। इस रीजन में क्या होता है कि जब जो फर्स्ट आयंस थे इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, फिर सेकेंडरी, अब जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस था वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के पास चला गया सारा। तो लिहाजा हम ये कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंस थी वो कम हो चुकी है। यानी कि अब जो प्रोसेस होगा इस रीजन में वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और इनकी जो डिपेंडेंस होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो चुकी है। अब ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सी गैस हम ऊपर फायर करवा रहे हैं 4 पार्टिकल्स की, अल्फा या बीटा या गैमा, वो यहाँ नहीं होगी, ओके। लिहाजा इंक्रीज तो होगा,
लेकिन इसकी बनिस्बत कम होगा। ओके, अब जो मेरे पास फिफ्थ रीजन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है GM रीजन आ जाता है। अच्छा, अगर मैं तो कैसे पूछूं कि गैस आयनाइज कहाँ होती है, तो उसका जवाब है थर्ड रीजन में होती है। ओके, जिस तरह मैंने बताया कि सेकंडरी इलेक्ट्रॉन अपना काम बिहेव करना चाहिए, तो एक्चुअली गैस यहाँ आयनाइज होती है। फिफ्थ रीजन आ जाता है हमारे पास GM रीजन, यानी कि गीगल मुller रीजन है। इसमें क्या होता है कि जो पहले चलो इस रीजन में कुछ ना कुछ जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन इस रीजन में आकर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो किरदार होता है करंट प्रोड्यूस करने में वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ओके, तो ग्राफ ऊपर तो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस शेल से निकले होंगे, वैलेंस शेल से, वो इनका जो किरदार होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ये बाहर निकला होगा ये पूरा 100% कहेगा कि मैं ही एनालाइज कर रहा हूँ, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम कह देते हैं ये इसने गद्दारी कर दी अपने मालिक से जिसने इसने को पैदा किया था। अच्छा जी, ये हो गया। तो अब जो रीजन आता है लास्ट पे, जो छठा रीजन आ जाता है वो मेरे पास आ जाता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन आ जाता है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन आ जाता है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, अच्छा यहाँ याद रखें कि ये वाई एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ये वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं स्लाइडली स्लाइडली से। तो इस रीजन में जब हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे इसकी वैल्यू, तो अब इस ये रीजन ये शो कर रहा है कि हम ऊपर से कोई चार्ज पार्टिकल्स फ्लो फार करवाएं या ना करवाएं, अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो खुद खुद ही हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो खुद ब खुद ही करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और एज द रिजल्टेंट ये हमें रीजन ये शो कर रहा होगा कि बाज़ का ये डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि जो ये वाल होती है वेरी थिन होती हैं कैथोड और एनोड की, तो डैमेज भी हो सकती हैं, बल्कि होती हैं, क्योंकि इस रीजन में आकर हमने जो ये वोल्टेज की वो बहुत ज़्यादा कर दी हुई है, वैल्यू इंक्रीज हाई कर दी हुई है, इन्हांस कर दी हुई है, इंक्रीज कर दी हुई है। तो यही आज का हमारे क्लास का टॉपिक था। अब लास्ट पे वही क्वेश्चन आ जाता है जो हमें फर्स्ट में करना चाहिए था, कि हम गैस डिटेक्टर को क्यों यूज़ करते हैं, इस डिटेक्टर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट गैसेज होती हैं उनकी का जो लेवल होता है उसको मेजर करने के लिए हम इस गैस डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। या फिर हम ये कह देते हैं कि किसी भी गैस को डिटेक्ट करना कि आया वो इंसानी जान ले भी सकता है या पॉइजनस है या किसी की जान ले सकता है या नहीं, तो उस गैस को वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, उस गैस को मेजर करने के लिए हम इस डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। तो यही वजह है कि जो हमारे ऑफिस होते हैं या जो हमारे पास होम घर होते हैं, तो उसमें जो हमारा हम ये एज अ फायर अलार्म या फिर जो एज अ कार्बन मोनोक्साइड तौर पर डिटेक्टर यूज़ करते हैं, उसमें यही प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है। तो अब इसकी जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो गैस डिटेक्टर की, वो हमारे पास आ जाती है कैटालिक डिफ्यूजन सेंसर। डिफ्यूजन सेंसर, जो इस सेंसर का काम है वो बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है, इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता होता है। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।